नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात होगी उस नाकारा सिस्टम की जिसके चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों को नोट छापने की मशीन समझ लिया गया है। स्कूल से लेकर कोचिंग सेंटर तक सब पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इस बात से बेखबर कि इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। पैसों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। आपको आज इसी के खिलाफ बजानी है घंटी। बच्चों के भविष्य का सवाल, कौन बन गया कार? शिक्षा के मंदिर में गुरु की जगह गुरु घंटार। छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों की घंटी बजाओ। राजस्थान का कोटा एक शहर नहीं, एक सपना था। सपना हर उस छात्र का जो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन कोटा सिस्टम से हार गया। जिस कोटा शहर की सड़कें कभी छात्रों से गुलजार रहा करती थी, आज वो सुनसान है। हॉस्टल खाली है। छात्रों की कमी के कारण कोचिंग सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है वो सिस्टम जिसने कभी यहां आने वाले छात्रों की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। जिम्मेदार वो कोचिंग सेंटर भी हैं जो छात्रों को केवल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते रहे। अब जब छात्रों ने कोटा से मुंह फेर लिया तो सबकी नींद टूट रही है। मुंबई की आर्या, मणिपुर का सिंघम, वाराणसी का गौरव, ऐसे न जाने कितने बच्चे हर साल कोटा अपने सपनों की उड़ान को पर देने पहुंचते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। ये बच्चे मानते हैं कोटा इनके सपनों को हकीकत का अमली जामा पहनाने में मदद करेगा। छात्रों की भीड़ और यहाँ की सक्सेस स्टोरी के चलते इस शहर को शिक्षा की काशी तक कहा जाने लगा था। कोटा की पहचान कभी शिक्षा की काशी के तौर पर होते थे। देश में कोचिंग सेंटर्स का सबसे बड़ा हब कहलाते थे। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन वक्त के साथ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाला कोटा शिक्षा के मंदिर से पैसा बनाने की फैक्ट्री में तब्दील होता चला गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहले कोटा शिक्षा के कारोबार का अड्डा बना और फिर छात्रों की कब्रगाह बनने लगा। जो कोटा कभी छात्रों की सफलता के लिए चर्चा में रहता, छात्रों की खुदकुशी को लेकर बदनाम होने लगा। बद अच्छा, बदनाम बुरा, कोटा के साथ यही हुआ। राजस्थान का कोटा कभी देश में कोचिंग सेंटर्स का हब हुआ करता था। मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिले की तैयारी के लिए देश के कोने कोने से आने वाले छात्रों की भीड़ से गुलजार रहता था। यहाँ की कोचिंग में एडमिशन से बड़ी जंग तो रहने के लिए कमरे का इंतजाम करना होता था। उस कोटा की सड़कें आज सूनी हैं। हॉस्टल खाली हैं क्योंकि छात्रों ने कोटा से मुंह फेर लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों कोटा की चमक फीकी पड़ने लगी? क्यों छात्रों का यहां से मोह भंग होने लगा? क्यों छात्र कोटा से दूरी बनाने लगे? तो इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। 6 साल पहले तक हर साल 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिले की तैयारी के लिए कोटा आते थे। जिस तेजी से कोटा आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, उस आधार पर इन दिनों यहां 2 गुना यानी हर साल करीब 5 लाख स्टूडेंट आने चाहिए थे। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। कोटा आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल घटती जा रही है। – 2019 के मुकाबले कोटा में छात्रों की संख्या तकरीबन 40% कम हो गई है। कोटा में छात्रों की संख्या में तेजी से गिरावट की सबसे बड़ी वजह बाहर से आने वाले छात्रों की खुदकुशी की घटनाएं हैं। शिक्षा की काशी स्टूडेंट्स के सुसाइड पॉइंट के तौर पर इस कदर बदनाम हुई कि लोग अपने बच्चों को कोटा भेजने से कतराने लगे हैं। मोटी फीस लेने वाले कोचिंग सेंटर्स पर रिजल्ट का दबाव पड़ा तो उन्होंने इसे बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर दिया, बिना ये सोचे बच्चे इसे झेल पाएंगे या नहीं।
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ने लगा। कामयाब होना उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी बन गया, जिसे बच्चे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। हर तीसरे चौथे हफ्ते बाहर से पढ़ने आने वाले बच्चों की सुसाइड की खबरें आने लगी। लेकिन ना तो सिस्टम और ना ही कोचिंग सेंटर्स ने इस तरफ ध्यान दिया। छात्रों की मौत सबके लिए बस एक आंकड़ा बन गई, जो कुछ दिन खबरों में रहती फिर सब भूल जाते। ये तस्वीर भोपाल के रहने वाले 18 साल के ईशान पालीवाल की है, जो कोटा में किराए के फ्लैट में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। ईशान की मां भी उसके साथ रहती थी। शुक्रवार को 9वीं मंजिल से गिरने से ईशान की मौत हो गई। यह हादसा था या ईशान ने खुदकुशी की, इसकी जांच चल रही है। जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। कल बात करते करते अपने 9वीं मंजिल से नीचे गिर गया है। इमरजेंसी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। बाकी पुलिस ने कहा मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। राजस्थान विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक कोटा में साल 2018 से अब तक बाहर से आने वाले तकरीबन 100 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। यानी इस शहर में एक महीना बीतने से पहले ही कोई स्टूडेंट या तो फांसी के फंदे पर लटक जाता या बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता। बच्चों के सुसाइड की घटनाओं पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और अब राजस्थान विधानसभा ने 2 महीने पहले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए बिल पारित कर नया कानून बनाया है। बावजूद इसके परिजन इतने डरे हैं, अब वो खुद अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं। मेरे बच्चों का यहीं पढ़ने का मन था, इसलिए हम बच्चों के साथ आए और अकेला बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते। हम अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हम भी सुनते हैं। डर तो लगता है सर, डर क्यों नहीं लगेगा। अब मेरी भी एक ही बच्ची है, अकेले तो नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ो अगर तो भी फिर उसको टच करते रहो, आते रहो आप। परिजनों का यही डर कोटा पर कलंक लगाने लगा। ऐसा कलंक जिसकी कालिख दिन ब दिन और स्याह होती चली गई। नौबत ये आ गई कोटा छात्रों के लिए तरसने लगा, जिसकी मार पड़ी कोचिंग सेंटर और उन लोगों पर जिनकी रोजी रोटी छात्रों के भरोसे चल रही थी। देखिए, मैं पहले एक संस्थान से जुड़ा हुआ था, उसी पे कर रहा था मैं काम। बट वो जैसे जैसे बच्चे कम हुए वैसे से डाउनफॉल भी आया, तो उसी तरह से हमारी सैलरी में भी डाउनफॉल आया। फिर धीरे धीरे छटनी हुई, तो उस हिसाब से फिर हमारी सैलरी डिक्रीज हुई। फिर धीरे धीरे हमें भी किया कि भाई अब बच्चे नहीं तो आप लोग भी स्टाफ को बिल्कुल ही नदारद कर दिया उन लोगों ने। लेकिन सवाल ये है, कोटा से छात्रों के मुंह फेरने की वजह केवल सुसाइड है या कारण और भी हैं? यकीनन छात्रों का कोटा से मोह भंग होने की सबसे बड़ी वजह सुसाइड के बढ़ते मामले थे, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। कोरोना के बाद कोटा आने वाले बच्चों की संख्या में काफी गिरावट आई। इसी दौर में ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल काफी बढ़ा। इसके कई फायदे थे। छात्रों को कोटा जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जिसका सीधा मतलब ये था ना उन्हें परिजनों से दूर जाना पड़ेगा और ना ही कोटा जाकर रहने का खर्च उठाना पड़ेगा। कोटा में एक छात्र का साल भर का खर्चा करीब 3 लाख रुपए होता है। बहुत सारे विकल्प हो गए अब, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले जो कोचिंग सेक्टर था वो 90% 80% तक वो ऑफलाइन पे था। अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन बहुत बढ़ गया है। अब ऑनलाइन बढ़ने से ये हो गया कि मतलब आपका जिला गांव छोड़ो, आपके घर बैठे आपको कोटा कोचिंग का सिस्टम मिल रहा है। आपको डिफरेंट बड़े बड़े कोचिंग का सिस्टम वहीं पे मिल रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि कोटा फिर से उस दौर को देख पाए। कोटा जब अपने सबाब पर था, कोचिंग मालिक ही नहीं, हॉस्टल चला रहे लोग भी छात्रों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ बैठे थे। इन लोगों की आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। ये छात्रों से मनमाना पैसा वसूल रहे थे। छात्र भी इसे चुकाने के लिए मजबूर थे। एक वक्त था जब इन हॉस्टल्स के कमरों का किराया 5,000 रुपए महीना हुआ करता था, लेकिन अब 2 से 3,000 रुपए है। उसके बाद भी कई हॉस्टल खाली पड़े हैं। देखिए सर, 2022 में इस तरह के जो है हालात हुए थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे यहाँ पे,
और लगभग 3-4 लाख बच्चे आते थे। उस टाइम पे रूम्स मिल नहीं पाते थे बच्चों को, लेकिन आज जो है कंडीशंस ये हो गई है कि रूम्स इतने ज़्यादा हैं और बच्चे हैं नहीं, और डाउनफॉल इतना हो गया है कि रेंट में 70 to 80% जो है डाउनफॉल आ गया है रेट्स के अंदर। छात्रों का कोटा से दूरी बनाने का एक कारण कोटा में चल रही कोचिंग सेंटर का दूसरे शहरों में अपनी ब्रांच खोलना भी है, जिससे छात्रों को अपने शहर में वही पढ़ाई मिल रही है। ये नुकसान तो बहुत हुआ है कोटा इंडस्ट्री को, और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर मैं बात करूं 2016-17 उस समय भी ये दौर आया था, क्योंकि जो अदर सिटीज़ में लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके शहर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूँ तो इसकी वजह से बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो उन शहरों से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो वो हमेशा इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। तो हम तो अभी भी एकेडमिक्स पे बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, और डेफिनेटली मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालत ये हो गई, जिस तरह हॉस्टल खाली होने लगे उसी तरह कोचिंग से छात्र गायब। देखते ही देखते कई कोचिंग मालिकों को अपनी कोचिंग में ताला जड़ना पड़ गया। कोटा के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोचिंग ओनर्स, मेस ओनर्स, हॉस्टल ओनर्स, उन्हें एक सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। वी नीड टू गिव देम अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट। बच्चों को अपनापन फील कराना पड़ेगा, हर बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा डिटैच हो रहा है या इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहा है, हमें उससे बात करनी पड़ेगी, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और बच्चों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखनी पड़ेगी। कोटा की ये हालत नहीं होती अगर शासन प्रशासन सो नहीं रहा होता। वो देखता बच्चों से ज्यादा फीस तो नहीं वसूली जा रही, वो देखता बच्चों से रहने के नाम पर ज्यादा किराया तो वसूला नहीं जा रहा, वो देखता बच्चों पर कामयाब होने का इतना प्रेशर तो नहीं कि वो मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सालों साल सिस्टम सोया रहा और छात्र जान गंवाते रहे, जिसका खामियाजा आज कोटा चुका रहा है। हालांकि सियासतदान अब भी इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सब ठीक कर देंगे। कोटा में स्थिति ये है कि जिन लोगों ने लोन लेके और हॉस्टल्स खड़े कर लिए करोड़ों रुपए के, आज एक बच्चा एडमिशन के लिए नहीं आया, किस चुकाना भारी हो रहा है। कल बच्चे आत्महत्या करते थे, अब कुछ हॉस्टल वालों की आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तो जो भी योजना बनाकर इस सारे विषय पर बच्चों का फ्लो जो रुका है उसको कैसे आखिर शहर की आजीविका से संबंध जुड़ गया, तो बेसिक चीज तो व्यक्ति की ग्रोथ ही है, आजीविका ही सब कुछ है। तो उस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों का। आरोपों और दावों के बीच शायद नेताजी ये भूल गए कि 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। वहीं जब एबीपी न्यूज ने इस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पूरे राजस्थान की प्रगति निरंतर हो रही है, उसमें कोटा समाहित है। कोटा का ये हाल तब है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहीं से सांसद हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहीं से विधायक हैं। कांग्रेस के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल और शांतिलाल धारीवाल भी यहीं से आते हैं। इसलिए उठाइए फोन और बजाइए घंटी ताकि कोटा की ये तस्वीर बदल सके, छात्रों को अच्छा माहौल मिल सके, उन्हें पैसा कमाने की मशीन ना समझा जाए और कोटा एक बार फिर गुलजार हो सके। छात्र देश का भविष्य होते हैं, लेकिन देश के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। शिक्षा के नाम पर छात्रों को छला जा रहा है। इसमें शिक्षा के मंदिर में बैठे शिक्षक भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो शिक्षक किसी छात्र का भविष्य क्या खाक उज्जवल करेंगे, जिन्होंने अपनी खुद की किस्मत धोखे से बदली हो। मध्य प्रदेश में बड़ा शिक्षक घोटाला सामने आया है। पता चला है कि पिछले 26 साल से बच्चों को शिक्षा का ज्ञान वो अज्ञानी दे रहे हैं जिनकी डिग्री ही फर्जी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सिस्टम लापरवाह है और जिनके ऊपर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है वो गैर जिम्मेदार। वाकई एमपी अजब है और अब तो ऐसा लगता है वो खुद भी अपनी इस पहचान को खोना नहीं चाहता।
कुछ दिन पहले एमपी के मुरैना से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक युवक ने महापौर के सामने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की पोल खोल दी थी। अब अपन को क्या करना है, आपको देने 3000 रुपए, मैं दे देता हूँ 3000 फोन पे कर दूंगा ना। इसके बाद सारा काम आप देख लो, कितने कितने और लगाए वो और बता दो। मैंने आपको बता दिया तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे। नहीं होंगे। लेकिन आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। करवध रावत, साहब सिंह कुशवाहा, ब्रजेश रोरिया, महेंद्र सिंह रावत, लोकेंद्र सिंह, रुचि कुशवाहा, रविंद्र सिंह राणा और अर्जुन सिंह चौहान, ये नाम उन शिक्षकों के हैं जिनके कंधों पर एमपी के बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सबकी डिग्री फर्जी है। डीएड की फर्जी मार्कशीट की मदद से सभी शिक्षक बने। डीएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए 2 साल का कोर्स है। इसमें 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम का छात्र एडमिशन ले सकता है। शिक्षकों ने इसी डीएड की फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी हासिल की। अब ये एसटीएफ के रडार पर हैं। अभी तक इस पूरे मामले में 8 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है जिनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन एसटीएफ का मानना है कि 1996 से 2022 तक ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है और अब पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों की जांच हो रही है। एसटीएफ ने सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। ग्वालियर, इंदौर, भिंड, शिवपुरी कई जिलों में इन शिक्षकों की तैनाती मिली है। एसटीएफ अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि अभी और नाम सामने आ सकते हैं। 34 लोगों के बारे में तो इनपुट हमारे पास आ ही गया। 8 लोगों को नामजद करके 26 संदिग्ध एवं अन्य में तात्पर्य यही है कि जितनी नंबर आती जाएगी वो बढ़ेगी। एफआईआर में एसटीएफ जब कार्य कर रही है तो बहुत ही एक्शन प्लान के साथ कार्य कर रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिस भी लेवल पे इन्वॉल्व हैं, वो तो निश्चित रूप से जी की जेल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, शिक्षकों की फर्जी मार्कशीट बनी कैसे। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, जब इन फर्जी शिक्षकों की नौकरी लग रही थी, शासन प्रशासन कहां सो रहा था? मतलब हर स्तर पर छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं कोचिंग सेंटर तो कहीं स्कूल। अगर हमारा सिस्टम दुरुस्त होता, सिस्टम में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। फर्जी शिक्षक घोटाले की परत खोलकर जो एसटीएफ आज खुद को हीरो समझ रही है, उसे कभी इस घोटाले का पता ही नहीं चलता अगर किसी ने फर्जी शिक्षकों की गुप्त सूचना दी ही नहीं होती। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है, जहां शिक्षक साहब पढ़ा रहे हैं NOGC नोज, EARE ईयर, ICYI नोज, नोज बने नाक, ईयर बने कान, आई बने आँख। इतना ही नहीं, इनकी संडे की स्पेलिंग SANDAY और मंडे की MANDAY है। इस तस्वीर को देखकर इन बच्चों के भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सोचिए इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे इनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही ये भी सोचिए इस शिक्षक की नौकरी कैसे लगी होगी। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो गुरु घंटाल गुरुजी निलंबित हो गए, लेकिन ये वीडियो सामने नहीं आता तो ये गुरु घंटाल इसी तरह बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा होता। इसलिए एमपी के बाकी उन शिक्षकों का नाम जल्द से जल्द सामने आना चाहिए जिनकी नौकरी फर्जी मार्कशीट के दम पर लगी। साथ ही ये भी पता चलना चाहिए कि फर्जी मार्कशीट कैसे बनी, नौकरी देते समय किसने मार्कशीट की जांच की। सबके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सोचिए 26 साल से ये खेल खेला जा रहा था और सिस्टम सोया पड़ा था। मामला सामने आने के बाद जो हर बार होता है वही हो रहा है। सरकार सख्त एक्शन की बात कह रही है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि इन 26 साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता सूबे में रही। देखिए, यदि कहीं भी कोई भी गड़बड़ मिलेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, इस तरह पर 0 टॉलरेंस पर हम काम करते हैं।
हर विभाग में घोटाला है। शिक्षा चयन के मंडल का नाम बदलने से घोटाले की प्रवृत्ति नहीं बदली जाएगी। अगर इसकी सही तरीके से जांच हो गई, न केवल परीक्षार्थी बल्कि वल्लभ भवन में बैठे हुए बड़े अधिकारी और मंत्री इस गोरख धंधे में शामिल होंगे। इसकी सख्ती से जांच करनी चाहिए। सिस्टम दुरुस्त होता तो कोटा से छात्रों का मुंह भंग नहीं होता। सिस्टम दुरुस्त होता तो फर्जी मार्कशीट के दम पर किसी की नौकरी नहीं लगती। सिस्टम दुरुस्त होता तो ये शिक्षक NOGC नोज नहीं पढ़ा रहा होता। इसलिए घंटी बजाइए ताकि सिस्टम दुरुस्त हो सके और ऐसी तस्वीर दोबारा आपके सामने ना आ सके। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।